क्या वो वापस और गहराने वाला है? हिंदुओं के लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है वहां पर? सबसे पहले तो पूजा जी जय सिया राम, राधे राधे। आपको और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और साधुवाद। जी। बांग्लादेश की बात करें तो देखिए, मेरा मत शुरू से था, जब से ये नाटक शुरू हुआ है मोहम्मद यूनिस का, जो कि खुद एक जहादी है, बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला है। मैं तो खुल के कहता हूँ उसको। देखिए, ये जो भी संकट हुआ, जो भी इन्होंने शेख हसीना की सरकार गिराई, शेख हसीना इन्हें आतंकवादी कहा, मैंने इनको जहादी कहा। और मैं कह रहा था ये इस्लामाइजेशन ऑफ बांग्लादेश की साजिश है, इसके पीछे चाइना, पाकिस्तान और कहीं ना कुछ सीआईए का भी लेना देना। ये लड़के वड़के कोई आम लड़के नहीं है, ये जमात का स्टूडेंट विंग है, जिनको एक लड़के, कॉलेज के लड़के बना के पेश किया जा रहा है। और इन कॉलेज के लड़कों ने सरकार गिरा दी, इन कॉलेज के लड़कों ने सो कॉल्ड देश में अफरा तफरी बजा दी और मोहम्मद यूनिस को एक नया बादशाह बना के बिठाया। अब ये मेरा एक एनालिसिस था, थॉट प्रोसेस था। और आज देखिए, कहते हैं ना, वक्त ऐसा आता, प्रभु की ऐसी कृपा होती, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। आज देखिए, इसी बांग्लादेश में ये जो लड़का गैंग है, ये एनसीपी इन्होंने पार्टी बनाई थी, ये क्या ना, हसनत अब्दुल्ला, ये इस्लाम, ये जितने भी लड़के हैं, देखिए आज ये क्या कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि एनसीपी जो है वो टाई अप करना चाहती है बीएनपी या जमात के साथ। एनसीपी जो अपने आप को राजनीतिक विकल्प कहती थी, एनसीपी ये लड़कों की पार्टी जो अपने आप को कहती थी हम बांग्लादेश को साफ कर देंगे, बांग्लादेश सबका है, बांग्लादेश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का है, शेख हसीना करप्ट थी, ये एक बांग्लादेश में लेजिटिमेसी लाने का सरकार थी, मतलब एक कोशिश थी, और हम एक लेजिटिमेट सरकार देंगे, हम शेख हसीना की करप्ट अवामी लीग अकॉर्डिंग टू देम उसका हम विकल्प बनेंगे। और आज वही लड़के होड़ में लगे हैं कि बीएनपी से टाई अप कर लो, जमात से टाई अप कर लो। एनसीपी के दो टुकड़े हो गए, कोई कहता बीएनपी जाओ, कोई कहता जमात जाओ। जमातियों ने इनको कहा भैया ऐसा है, 30 सीटें हम तुम्हें देंगे, 50 मांग रहे थे 300 में से, कहता 30 सीटें देंगे, चुपचाप यहां बैठे रहो, औकात अपनी बराबर कर दो, और 1.5 करोड़ तुम्हें हर सीट पर लड़ने का मुआवजा देंगे, कमीशन देंगे, 1.5 करोड़ से अपना इलेक्शन लड़ो। यानी कि एक डील हुई है जिसमें 1.5 करोड़ तक का तो पॉसिबली जिस जिस 30 सीटों में लड़ेंगे उनका मिलेगा, और जिन बाकी सीटों में ये नहीं लड़ रहे उसका भी उन्होंने कुछ पैसा लिया होगा। ये लोग अब बीएनपी से भी बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि बीएनपी की तरफ जाए या जमात की तरफ जाए। अब जमात, आप जानते हैं, जमात इस्लामी है, ये वहाबी जिहादी संगठन है, और कहीं ना कहीं उसी का स्टूडेंट विंग था जिनको शुगर कोट किया गया, जिनको एक मुखौटा पहनाया गया और एनसीपी बनाई गई। जब चुनाव आए सब साथ आए। आज एनसीपी कहती है हम सोशल मीडिया के बादशाह है, हमें सब सोशल मीडिया पर जानते, पर जमीन पे कोई नहीं जानता। अरे तुम्हारी औकात तो इतनी है, तुमने शेख हसीना की सरकार गिरा दी, 244 सीटों वाली सरकार गिरा दी तुमने 300 में से, और आज कहते हो हमें कोई नहीं जानता, हमारे पास संसाधन नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए मजबूरी में हमें जमातियों के साथ टाई अप करना पड़ेगा, बीएनपी के साथ। जब आप पूजा जी, परसों हमारी बात हुई थी, जब ये रहमान आया, मैंने कहा जी ये कोई नहीं है, ये एक पॉलिटिकल चेहरा है जमात का। जमात को 100% लग गया था वो अकेले नहीं जीत सकती, क्योंकि अगर जमात का हिजबुल तहरीर, हिफाजत इस्लाम, हरकतुल अंसार से मुकाबला, वो कहां से जीतेंगी? वो भी जिहादी, ये भी जिहादी। और जमात को तो कहेंगे भैया तुम 50 साल से दुकान खोल के बैठे, तुमने कौन सा क्या क्या कर लिया, इससे क्या अचीव कर लिया तुमने, ये इस्लाम इस्लाम बोल के। तो इसलिए जमात को एक पॉलिटिकल चेहरा चाहिए। देखिए कैसे कंसोलिडेशन होता है। रहमान की एंट्री होती है, तारिक रहमान की। तारिक रहमान एक पॉलिटिकल चेहरा, मार्टिन लूथर किंग सब साथ हैं, पर हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हुए इसका मुंह नहीं खुलता, आगे नहीं होगी इसकी बात नहीं निकलती। ये हदी को तो ट्रिब्यूट देता, पर दीपू दास और जो हमारा दूसरा भाई मंडल की मृत्यु हुई, जिनका निर्मम हत्या हुई, उनके बारे में इसने मुंह नहीं खोला। और मैं यहां बता दूं एमएच1 के दर्शकों को, ये सारे भाई जो हमारे हिंदू फंसे हैं बांग्लादेश में, ये दलित है, ये गरीब है, ये ओबीसी है, ये मजबूर है। वो जो एक मंडल साहब होते थे जो पाकिस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, फिर भाग के इंडिया आए, उनके चक्कर में ये बेचारे फंस गए वहां। इनकी दयनीय हालत है। कहां गए हमारे यहां दलितों के चैंपियन? कहां गए जो यहां कहते थे दलित मुसलमान की ताकत? आज मुसलमान दलितों का, बेचारे हमारे हिंदू दलित भाइयों का जीना दोबर कर दिया। कल देखिए 2900 इंसिडेंट्स, 350 रेप, और कितने दुकान, कितने मकान, कितने मंदिर जलाए। अब रहमान आता वापस। अब रहमान देखिए फ्रंट रनर है, क्योंकि जो हमने कल परसों डिस्कस किया था कि रहमान को अब वोट मिलेगा, खालिदा शेख हसीना वाला भी, क्योंकि अवामी लीग को तो अपने पिक्चर से निकाले। अब इलेक्शन क्या है? बीएनपी, यानी कि रहमान। रहमान आगे पीछे कोई नहीं। खालिदा जिया का बेटा, शेख हसीना की अवामी लीग तेरा कंपटीटर, वो गेम से बाहर, वो पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं सकती। साथ में तेरे कौन है? बीएनपी।
सॉरी, साथ में आपके पास है जमाती। जमाती का ही तो आप पॉलिटिकल आउटशूट हो। वैसे कल कह रहा था जमातियों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने तो 1971 में देख लिया। तब से मैं इसको पूछ रहा हूं, अगर तूने 1971 में देख लिया था तो अब की बार तेरा टाई अप क्यों था? अब ये जो हिंदुस्तान के बारे में उल्टा सीधा कहते थे, तुम्हारी माता जी कहती थी, तब क्या सोने चले गए थे? तो यहां से आपका जमात हो गया। और तीसरी पार्टी जो सो कॉल्ड अवामी लीग को रिप्लेस करती, वो कही जाती थी एनसीपीएन की, लड़कों की पार्टी। जी। अब लड़कों की पार्टी कहती है आप हमारे को संरक्षण दे दो या हमारे को संरक्षण दे दो, या सो कॉल्ड स्टूडेंट पॉलिटिक्स, सो कॉल्ड स्टूडेंट रेवोल्यूशन, सो कॉल्ड जेन जी रेवोल्यूशन की असलियत पूजा जी आज सामने आ गई। ये जमात के चट्टे बट्टे हैं, ये बीएनपी के पट्टे हैं। कहानी तो ये है, आप कह रहे भैया तुम रख लो या तुम रख लो, 30 सीटों पर हमें लड़ना, इतने से ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं। यानी कि 30 सीटें यानी कि 10% सीट ऑफ टोटल बांग्लादेश। अगर तुम में सरकारें हिलाने की ताकत है, तुम जनरेशन जी हो, तुम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आज ये 10 सीटों वाला, 10% सीटों वाला का कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? आज तुम जमात और तुम आज एनसी बीएनपी के चक्कर क्यों काट रहे हो? तुम तो खुद एक फोर्स हो। तुम्हारी तो भाई निशाद क्या नाम है, इस्लाम, ये जो अब्दुल्ला है, तुम तो कहते हो पूरा बांग्लादेश के हीरो हमें। कहां गई वो हीरोपंती? औकात और हकीकत सामने आ गई। तो मान लीजिए बीएनपी जमात का आउटशूट, एनसीपी जमात का आउटशूट, और जमात यानी कि ए जहादी, बी जहादी और सी जहादी, ये इलेक्शन मिलके लड़ेंगे। अगर इनका टाइप होगा जो 99% होगा, तो पूजा जी मान के चलिए पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ बांग्लादेश हो चुका है। जहादियों की सरकार वहां आ चुकी है। शेख हसीना पे जो हमें उम्मीदें थी वो पिक्चर से बाहर है। यानी कि सारा कंसोलिडेशन ऑफ जहाद हो गया है। हिंदुओं के लिए जीना दूभर होने वाला है। हिंदुओं के लिए शायद कुछ महीने, कुछ दिन अच्छे निकल जाए, उसके बाद ये सब मिलके, देखिए बेचारा हिंदू ही मिलेगा, बेचारा हमारा दलित भाई वहां मिलेगा, जिसका मैं सॉरी माफ कीजिएगा जो मैं वर्ड यूज करें, जिसका ये शिकार करने चलेंगे, क्योंकि उन्हीं का शिकार करेंगे और वैसे ही अपने इस्लामिक एजेंडा चलाएंगे और मंदिर टूटेंगे। मैं अब भी कहता हूं, अगर हमने मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया, हिंदू देश नहीं बनाया, परिस्थितियां भारत के कंट्रोल के बाहर जाएगी। ये कंसोलिडेशन ऑफ जहाद है, बिल्कुल जिहादियों का कंसोलिडेशन है। और ये अलायंस भी नहीं चलेगी। अल्टीमेटली 5 साल बाद, 7 साल बाद जमात बाकी जितने जिहादी संगठन है उनके साथ टाई अप करके 100% एक तालिबान टाइप सरकार लाएगा। 6 से 9 महीने का समय है। अगर हमने कुछ कर लिया तो कुछ हो सकता, अन्यथा चाइना, पाकिस्तान और सीआईए का आशीर्वाद से जो भी वहां हो रहा है, एंटी इंडिया हो रहा है, एंटी भारत हो रहा। सवाल यह है कि जो 6000 आइटम है यहां से जाती, क्या हमें भेजनी चाहिए? यहां से चावल, आलू, प्याज भेजना चाहिए? यहां से दवाइयां भेजनी चाहिए? या इन जहादियों को इनकी नानी का बलना, छठी का दूध याद दिलाना चाहिए? इनका नलका बंद करिए, आज शाम को बांग्लादेश में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। बोलो बेटा लाओ पाकिस्तान से, बोलो डोनाल्ड ट्रंप को भेजेगा, और या बोलो शी जिनपिंग को भेजेगा। जबकि इनको मैं बता दूं, चाइना में हर चीज में पिग ऑयल होता है। बिना पिग ऑयल के चाइना में कोई चीज नहीं बनती। कहां से मंगाओगे? चाइना से, पाकिस्तान से, जिसके पास खुद खाने का ठिकाना है, या डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें हरक्यूलिस में सामान भेजेगा? तो ये कुछ एक ऐसे मोड पे हम आ गए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं।